बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर आसम बशीर। हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ कुरान पाक की एक आयत से करते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक। इसका मफ़हूम है मेरे नबी का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 2.1 से 2.10 तक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आज का 2.11। इसकी स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो क्या उनका सम जीरो हो सकता है। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है F1, इसकी मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, और दूसरा वेक्टर है F2, इसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन जो स्पेसिफिक नहीं की हुई, तो इसलिए हम इसके दो केस जो बना लेते हैं। फर्ज करें कि ये दोनों वेक्टर जो हैं, ये हमारे पास वेक्टर F1 है और दूसरा वेक्टर जो है ये F2 है। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और सिंपल हम इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 + 10 = 18। तो क्योंकि 18 जो है ये जीरो नहीं है। दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्ज करें कि F1 इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। इनके दरमियान एंगल जो है ये 180 डिग्री होगा और इनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा, और इनको हम सिंपल जो है वो इनका डिफरेंस जो है वो लेंगे और इनके रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 - 8 = 2। और अगर हम इनके दरमियान कोई और एंगल जो है वो रखेंगे तो ये इनका जो रिजल्टेंट है ये 2 और 18 इनके दरमियान में जो है वो लाई करेगा, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। इनका रिजल्टेंट कब जीरो होगा? एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि फर्ज करें कि F1 की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है और F2 की भी मैग्नीट्यूड 10 है, और ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। जब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे, तब इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है, नो देयर सम विल बी जीरो ओनली व्हेन बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी और ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे, तब इनका रिजल्टेंट जीरो जो वो होगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आज का है वो है 2.12। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड इक्वल इन लेंथ या इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक, हमारे पास फर्ज करें कि दो वेक्टर्स हैं, एक है A और दूसरा है B, और इसमें हमने ये बताना है जब इनको हम सम करते हैं और जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो सम फर्ज करें इनका जो रिजल्टेंट है वो R है और इनके डिफरेंस जो है ये R' है। इनके दरमियान हमने एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना है, मतलब R और R' को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है। और दूसरा, हमने ये प्रूव करना है दूसरे पार्ट के अंदर कि इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। तो फर्ज करें कि हमारे पास वेक्टर A है और वेक्टर B है। इन दोनों ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान एंगल जो है ये 90 डिग्री है, और इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों की जो लेंथ है ये इक्वल है। लेंथ इक्वल होने का मतलब जो है वो ये है कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हमने लिखा वेक्टर A मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर B मैग्नीट्यूड,
और जब हम इनको हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा R इज इक्वल टू A प्लस बी। तो क्योंकि इसमें हमने डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें B का नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो B का नेगेटिव वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? B को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या सिंपल इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जब इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेंगे तो ये B का नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा -B। अब हम वेक्टर A और वेक्टर माइनस जो नेगेटिव B है इसको हम ऐड करें तो इनका एडिशन जो है वो आ जाएगा R प्राइम जो है ये इक्वल होगा A माइनस बी। तो इस तरीके से A प्लस बी इनका जो सम है ये होगा A प्लस बी और डिफरेंस जो है ये होगा A माइनस बी। हमने ये प्रूव करना है पहले पार्ट के अंदर कि A प्लस बी और A माइनस बी इनके दरमियान ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें पता है इस ट्राइंगल के अंदर OML ट्राइंगल के अंदर जो A की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ जो है वो B की है, मतलब जितनी मैग्नीट्यूड A की है उतनी ही मैग्नीट्यूड जो है वो B की है। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्री जो है वो होगा। हम ट्राइंगल के अंदर देखें OMN के अंदर तो जितनी साइड A की है उतनी ही साइड जो है वो -B की है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 45 डिग्री के इक्वल जो है वो होगा। तो अगर हम ये वाला टोटल एंगल जो है वो देखें LOM ये वाले एंगल की जो वो बात करें तो ये होगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगल LON विच इज इक्वल्स टू 45 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह से पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया कि सम ऑफ टू वेक्टर्स A प्लस बी, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर A माइनस बी, R और R प्राइम ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं क्योंकि हमने इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री जो है वो प्रूव कर दिया। अब हम इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ वेक्टर्स R की। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर A और वेक्टर B को जब हम हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करें तो इनका रिजल्टेंट आ जाता है R। तो R की मैग्नीट्यूड जो है वो होगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, ये R की मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगी। और अगर हम R प्राइम जो कि डिफरेंस है A माइनस बी का, A B का डिफरेंस है और इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो A की एज इट इज जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे B की जो है वो आएगी -B स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा तो इसकी भी मैग्नीट्यूड उतनी ही होगी जितनी R की जो वो होगी। तो R प्राइम की मैग्नीट्यूड आ जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, और R की जो मैग्नीट्यूड है वो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। तो दूसरे पार्ट के अंदर हमने ये प्रूव किया कि R और R प्राइम, R जो है ये सम ऑफ वेक्टर्स को और R जो है ये दो वेक्टर्स के डिफरेंस A और B के डिफरेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों की इक्वल जो है वो आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है वो आते हैं, ये है 2.13। 2.13 की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर कंबाइंड टू गिव रिजल्टेंट अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछा हुआ है कि फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हम उन वेक्टर्स को कैसे कंबाइन करें या कैसे अरेंज करें कि उनका जो रिजल्टेंट आए उनकी भी मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जिनको हम ऐड कर रहे हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास ये एक वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। हमने इसमें ये प्रूव करना है या ये बताना है कि हम इन दोनों वेक्टर को किस तरह से जो है वो अरेंज करें कि जब इनको ऐड करें और इनका एक रिजल्टेंट आए, वो रिजल्टेंट जो वो फर्ज करें कि हम R के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो R की भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल जो वो हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये एग्जाम्पल के अंदर ये प्रूव किया हुआ है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है
और अगर उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री रखें तो उनका जो रिजल्टेंट है उसकी भी मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के इक्वल जो वो होगी। तो इस तरीके से इनके दरमियान एंगल जो है ये 120 डिग्री के इक्वल जब होगा। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल है ये 120 डिग्री के इक्वल है। तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री हो, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा उसकी भी मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के इक्वल होगी और ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइएंगल जो है वो बन जाएगी, जिसमें आर मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल जो वो होगी अगर इनके दरमियान एंगल जो है ये 120 डिग्री हो वेक्टर ए और वेक्टर बी में। अब हम जो है वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.14 की। 2.14 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द टू वेक्टर्स to be combined have magnitude 60 Newton and 35 Newton. Pick the correct answer from the given below and tell why it is only one of the three that is correct. इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमें दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक है 60 न्यूटन और एक है 35 न्यूटन, और हमने बताना है जो चॉइस दी हुई हैं इनका रिजल्टेंट कैसे जो वो बनता है। तो फर्ज करें इसमें हमें डायरेक्शन जो है इस क्वेश्चन में इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो नहीं बताई हुई, तो हम इनके दो केस जो बना लेते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक जो वेक्टर है वो 60 न्यूटन का है और दूसरा जो है ये 35 न्यूटन का है और ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। जब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा और इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम जो वो होगा और इनको हम सिंपल एड अप जो वो कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। पहला जो है वो 60 का है, दूसरा जो है वो 35 का है, तो इन दोनों को कंबाइन करके इसका आंसर 95 न्यूटन जो वो आ जाएगा। और अगर ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, कुछ इस तरह से जो वो बन जाए, तो इनके दरमियान एंगल जो है ये 180 डिग्री होगा। तो जब इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री रखें तो इनकी मैग्नीट्यूड, इनका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम होगा और इनको हम सिंपल इनका डिफरेंस जो है वो लेंगे और इनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल जो वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 60 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीन है इसमें, एक है 100 न्यूटन, दूसरा है 70 न्यूटन और तीसरा है 20 न्यूटन, और मैक्सिमम इसका आंसर 95 न्यूटन हो सकता है और मिनिमम इसका आंसर जो है वो 25 न्यूटन जो होगा। तो 100 न्यूटन पॉसिबल नहीं है, वो 95 से ग्रेटर जो हो जाएगा, और 20 भी जो नहीं है, मिनिमम इनका आंसर 25 जो होगा। तो इनके दरमियान जो आंसर लाई करता है वो है 70 न्यूटन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट आंसर जो है ये 70 न्यूटन के इक्वल जब होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.15 की। 2.15 क्वेश्चन जो है वो ये है, सपोज द साइड्स ऑफ द क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, जो क्लोज्ड पॉलीगॉन होती है ये बहुत सारी साइड्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो शेप बनती है वो पॉलीगॉन की जो होती है। अब इसमें जो वेक्टर्स हैं ये पॉलीगॉन की साइड्स के अलोंग जो है वो एक्ट कर रहे हैं। वेक्टर ए जो है वो इस साइड के अलोंग एक्ट कर रहा है, वेक्टर बी जो है वो इस साइड के अलोंग एक्ट कर रहा है, वेक्टर सी जो है ये इस साइड के अलोंग जो है वो एक्ट कर रहा है। इसमें हमने ये बताना है कि इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा। तो इनके रिजल्टेंट को देखने के लिए कि इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, हम फर्स्ट वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का जो हेड है उसको जो है वो देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट वेक्टर जो है वो है हमारे पास ए, इसकी टेल जो है वो ये है, और आखिरी वेक्टर जो है वो हेड है, ये इसका हेड जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब किसी भी वेक्टर का टेल और हेड एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्साइड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 जो है वो आता है।
तो इसका मतलब है इन सब वेक्टर्स को जब हम अरेंज करेंगे, इनको हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का जो हेड है ये एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा। और इसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ विच इज इक्वल्स टू अ नल वेक्टर। अब हम बात करते हैं 2.17 की। 2.17 जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें ये स्टेटमेंट जो है वो पूछी हुई है, if all the components of the vectors a1 and a2 were reversed, how would this alter a1 cross a2? अगर हम वेक्टर a1 और वेक्टर a2 इसके तमाम कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें, तो a1 क्रॉस a2 इस वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या इसके अंदर जो है वो चेंज है वो आ सकता है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं हम a1 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो लिखेंगे और a2 को भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर पहले जो वो लिखते हैं। तो a1 हमारे पास वेक्टर है a1 xi प्लस a1 yj प्लस a1 zk, और a2 जो है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है a2 इज इक्वल टू a2 xi प्लस a2 yj प्लस a2 zk। क्योंकि हमने इनके जो कंपोनेंट्स हैं इनको रिवर्स करना है, इनकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो हम इनको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो a1 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू माइनस a1 xi माइनस a1 yj माइनस a1 zk यूनिट वेक्टर। सिमिलरली a2 को भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a2 इज इक्वल्स टू माइनस a2 xi माइनस a2 yj माइनस a2 zk। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस जो है वो आती हैं। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a1 क्रॉस माइनस a2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे जो वो लिख देंगे। पहले आएगी a1 की वैल्यू, तो माइनस इन सब में से माइनस जो वो कॉमन आ जाएगा, तो ये हमने इन सब में से कॉमन निकाल के बाहर जो वो लिख दिया। ऐसे ही a2 में से भी माइनस जो वो कॉमन निकाल के बाहर जो वो लिख दिया, ठीक है। और बाकी a1 जो है एज इट इज आ जाएगा और a2 जो है ये भी एज इट इज जो इसको लिख देंगे। और ये 1 जो है ये a1 xi प्लस a1 yj ये a1 के इक्वल है, ये वाला फैक्टर जो है ये a1 के इक्वल है और ये वाला फैक्टर जो है वो a2 के इक्वल है। और माइनस का जो है वो 1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और माइनस 1 जो है वो यहाँ से जो वो कॉमन आ जाएगा और माइनस माइनस जो है ये प्लस जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वल होगा a1 क्रॉस a2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो वो देखें कि जब हमने डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स किया तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं आया। पहले हमारे पास था a1 क्रॉस a2, जब हम इनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करते हैं तो हमारे पास दोबारा से वही प्रोडक्ट जो वो बन जाता है जो कि a1 क्रॉस a2 का प्रोडक्ट जो वो होता है। तो इस तरह से ये माइनस a1 क्रॉस माइनस a2 जो है इसको हम लिख सकते हैं a1 क्रॉस a2। जब हमने इनकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया तो तब प्रोडक्ट है a1 क्रॉस a2, और जब हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया तो तब इनका प्रोडक्ट है माइनस a1 क्रॉस माइनस a2। तो दोनों के आंसर जो है वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन के रिवर्स करने से उनके कंपोनेंट्स की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करने से a1 क्रॉस a2 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। However, अगर हम एक के कंपोनेंट जो वो रिवर्स करें तब a1 क्रॉस a2 के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर हम दोनों के कंपोनेंट्स जो वो रिवर्स कर देंगे तो a1 क्रॉस a2 के ऊपर बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.18 के ऊपर। 2.18 में हमने 3 डिफरेंट कंडीशंस जो बतानी है जो कि a1 क्रॉस a2 को नल वेक्टर के अंदर
कन्वर्ट कर दें। तो पहली हमारा जो है वो इसमें A1 क्रॉस A2 को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये आ जाएगा A1 क्रॉस A2 इज इक्वल्स टू A1 मैग्नीट्यूड A2 मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A1 एंड A2 और एंड यूनिट वेक्टर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स A1 क्रॉस A2 का जो प्रोडक्ट है ये फैक्टर्स के ऊपर, जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो है A1 A2। अगर हम A1 को चेंज कर देंगे तो A1 क्रॉस A2 चेंज हो जाएगा। अगर हम A2 को चेंज कर देंगे तब भी A1 क्रॉस A2 जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A1 और A2 इन दोनों को चेंज कर दें, इनके दरमियान जो एंगल है उसको चेंज कर दें, तब भी A1 क्रॉस A2 जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फर्ज करें कि A1 जो है ये एक नल वेक्टर है, तो जब हम यहाँ पे A1 की वैल्यू जो है वो नल वेक्टर प्लेस करेंगे तो ये 0 जो है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे इनका जो आंसर है वो एक नल वेक्टर जो वो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा A1 क्रॉस A2 विच इज इक्वल्स टू अ नल वेक्टर। या हम अगर हम A2 को जो है वो 0 पुट करें नल वेक्टर, तो ये A2 जो है ये नल वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये भी इस प्रोडक्ट को A1 क्रॉस A2 का जो प्रोडक्ट है इसको नल वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अगर A1 जो है ये नल वेक्टर है तो तब भी A1 क्रॉस A2 का प्रोडक्ट एक नल वेक्टर होगा। अगर A2 जो है ये भी नल वेक्टर है तो A1 क्रॉस A2 का जो प्रोडक्ट है तब भी ये नल वेक्टर जो वो आ जाएगा। और दूसरा, ये फैक्टर जो है A1 क्रॉस A2 का जो प्रोडक्ट है ये साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A1 और A2 के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो फर्ज करें कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान एंगल जो है ये 0 डिग्री होगा। और एंगल जब 0 डिग्री आएगा तो साइन 0 जो है ये 0 हो जाएगा और A1 क्रॉस A2 का जो प्रोडक्ट है तब भी नल वेक्टर जो वो बन जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों जो है ये एंटी पैरेलल हैं, इनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो जब एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा तो तब भी साइन 180 डिग्री 0 हो जाएगा। तो A1 क्रॉस A2 का जो प्रोडक्ट है ये भी बेटा नल वेक्टर जो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से A1 अगर नल वेक्टर है, A2 अगर नल वेक्टर है, या इनके दरमियान ये पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो A1 इन तमाम केसेस के अंदर A1 क्रॉस A2 का जो प्रोडक्ट है ये बेटा नल वेक्टर को प्रोड्यूस वो करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है 2.19 जो है वो कुछ इस तरह से है। ए पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग्स। show by diagram the configuration of the string for which the tension in the string will be minimum। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया हुआ है कि एक हमारे पास पिक्चर है, उसको हमने 2 स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। हम वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिसमें इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है ये मिनिमम हो। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बुक है या एक पिक्चर है, ठीक है। इसको हम अगर इस पिक्चर को अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दें और यहाँ से स्ट्रिंग के साथ जो वो कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हम रखें कि ये वाली स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, जो तनाव पैदा होता है, ये मिनिमम जो वो हो, ठीक है। तो ये हमने इस के अंदर इस जो है वो बताना है। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक जो है वो पिक्चर है और इसको हमने 2 स्ट्रिंग के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। जब हम इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी और इसको हम कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए कि टेंशन जो है वो मिनिमम हो, हम इस टेंशन को टेंशन फोर्स को इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे जो है वो रिजॉल्व करेंगे कि फर्ज करें कि ये हमारे पास इसका जो है वो हेड है। अगर हम एक परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करें तो ये वाला इसका जो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ये बन जाएगा, अगर इसका एंगल जो है वो थीटा है तो ये बन जाएगा T cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बन जाएगा T sin थीटा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आ जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट T cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट T sin थीटा। ऐसे ही अगर हम ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है,
इसका ये जो है वो हेड है। अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे जाओ ड्रा करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ये बेटा आ जाएगा टी कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा टी साइन थीटा। अब क्योंकि ये पिक्चर जो है ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले हम बात करते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट की। जो हमारे पास ये वाली जो टेंशन है इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा ये इस डायरेक्शन में लाई करता है, और ये वाली जो टेंशन है इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में जो वो लाई करता है। तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है और इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे कैंसल आउट जो वो कर देंगे। और इस तरीके से अगर हम सिग्मा एफ एक्स जो है वो सिग्मा एफ एक्स जो है वो यूज करें तो टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट जो वो कर देंगे। अब हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्सेस की। जब हम वर्टिकल फोर्सेस जो है वो देखते हैं तो हमारे पास 3 वर्टिकल फोर्सेस हैं। एक टेंशन इस टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये है टी साइन थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये भी टी साइन थीटा है, और इसका जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ all the forces acting along vertical direction which is equals to 0, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। और इसमें हम जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उसको हम नेगेटिव जो है वो कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ठीक है। और क्योंकि टी साइन थीटा और टी साइन थीटा ये ऊपर की तरफ लग रही हैं और वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक ही इक्वेशन में जाओ लिखेंगे टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। जब ये माइनस डब्ल्यू इस तरफ आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा ये बन जाएगा 2t साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो ये 2 और साइन थीटा जो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन थीटा। अब हमने ये कंडीशन जो है वो बना ली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो किसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो w इज इक्वल टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन थीटा। यहाँ पे w जो है ये फिक्स है, कांस्टेंट है, और ये टेंशन जो है ये साइन थीटा के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पे जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो है ये मिनिमम होगी वहाँ पे टेंशन फोर्स जो है ये मैक्सिमम जो वो होगी। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्योंकि टेंशन जो है इसको मिनिमम जो है वो इसकी कंडीशन बनानी है, तो जहाँ पे साइन थीटा जो है ये मैक्सिमम होगा वहाँ पे टेंशन की फोर्स जो है वो मिनिमम जो वो होगी। तो साइन थीटा जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे टेंशन की फोर्स मिनिमम जो वो होगी। अब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 90 डिग्री के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू साइन 90 जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो t विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम, तो ये साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगी, वहाँ पे थीटा जो है ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे, तो t इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन 90 डिग्री, तो ये टेंशन जो है वो आ जाएगी t इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर 2। तो इसका मतलब है कि जब स्ट्रिंग्स वर्टिकली हों, वर्टिकल जो है वो इसको हम प्लेस करेंगे पिक्चर्स के साथ, तो इसमें टेंशन जो है ये मिनिमम जो है वो आएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 की। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या कोई बॉडी जो है अपने वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अपने वेट की वजह से जो है वो मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये हम यहाँ पे एक निशान झाव लगा लेते हैं। ये इसका झाव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अगर हम इसके
अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करती है, लीनियर मोशन जो है वो करती है, रोटेट जो है वो नहीं करती। अब हम इसके अलावा जो फोर्स लगाते हैं, जब हम यहाँ पे जाओ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जो है ये रोटेट होना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर कोई भी बॉडी कोई फोर्स जो है ये सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी तो इसका मूवमेंट आर्म जीरो हो जाएगा। मूवमेंट आर्म जीरो होने की वजह से इसका टॉर्क जो है ये जीरो होगा। तो टॉर्क जब किसी बॉडी के ऊपर उसकी वैल्यू जीरो होती है तो कभी भी उसके अंदर रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, रोटेट जो है वो नहीं होती। तो जब वेट जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है तो मूवमेंट आर्म की वैल्यू जीरो जो है होती है। तो हमें टॉर्क की वैल्यू का जो है वो पता है, टॉर्क जो है ये इक्वल होता है एल एफ के इक्वल। तो क्योंकि सेंटर ऑफ जो वेट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है तो इसलिए एल की वैल्यू जीरो होगी, तो ये टॉर्क जो है ये इसकी वैल्यू जीरो जो है वो आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्लियर हो चुके होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।